अभी 4 रोज पहले जब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी और अपनी पुलिस की पीठ थपथपा रहे थे, तब प्रदेश की जनता को नहीं पता था कि यूपी पुलिस इतनी मुस्तैद है योगी का आदेश मानने के लिए। योगी ने कहा ठोक दो, तो पुलिस ने योगी के शहर गोरखपुर में ही कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता को ठोक दिया। अगर अल्पसंख्यक होता तो आतंकवादी घोषित कर दिया जाता और चुनाव नहीं होता, तो योगी सभी ठोकने वालों को बचा लेते। ये अलग बात है, मनीष गुप्ता को पत्नी और भाई को धमकाने वाले जिलाधीश और एसएसपी को योगी बचाने में जुटे हैं, क्योंकि ये दोनों अधिकारी ही भाजपा नेताओं के रिश्तेदार और नजदीकी हैं। इससे पहले भी लखनऊ के विवेक तिवारी के हत्यारे हों, बुलंदशहर के इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के हत्यारे हों, या फिर हाथरस में अंधेरी रात में बलात्कार कर मार दी गई दलित बच्ची के शव को पेट्रोल डालकर जला देने वाले हों, सभी को योगी ने बचाया ही है। योगी भले ही यह दावा करें कि उन्होंने अपराधियों के अंदर डर का माहौल पैदा कर दिया है, पर सच यह है दहशत आम शहरियों में है और पुलिस खुद माफिया बन बैठी है, जिसे ठोक देने की खुली छूट मिली है। मनीष गुप्ता का मामला इतना चर्चित होने के बाद भी बड़े अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मनीष की पत्नी मीनाक्षी पुलिस के खिलाफ खुलकर बोल रही हैं। उन्होंने कहा कि बिकरू कांड में जो पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, उनके परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए की मदद की गई थी। जब पुलिस वालों ने मेरे निर्दोष पति को मार दिया तो 10 लाख रुपए की सहायता दे रहे हैं। ये कहाँ का और कैसा न्याय है? मनीष की पत्नी मीनाक्षी ने कहा कि जिस पुलिस ने उनके पति को मार डाला, अब वही केस की जांच करेंगे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जांच में क्या होगा। मनीष का मामला पहला नहीं है। 1 साल पहले लॉकडाउन के दौरान भी राजधानी लखनऊ में एप्पल के एक अधिकारी विवेक तिवारी को पुलिस ने गोली मार दी थी। इस घटना के आरोपी पुलिसकर्मी को जमानत मिल गई, क्योंकि जांच का जिम्मा जिस पुलिस के पास था उसने कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए। यूपी को पुलिस स्टेट बनाने की शुरुआत योगी ने आते ही कर दी थी। उन्होंने आते ही अपराधियों को उत्तर प्रदेश छोड़ देने या अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने की नसीहत दी थी। इसके बाद से ही पूरे राज्य में फर्जी मुठभेड़ों का दौर शुरू हुआ। यहाँ तक कि विकास दुबे एनकाउंटर के बाद ब्राह्मण राजनीति भी जोर पकड़ने लगी। बीते कुछ सालों में सामने आए एनकाउंटर के प्रमुख आंकड़ों पर नजर डालें तो बात साफ होती है। मार्च 2017 से 9 अगस्त 2020 के बीच कुल 124 कथित अपराधी मारे गए, जिनमें 47 अल्पसंख्यक समुदाय के थे, 11 ब्राह्मण और 8 यादव मुठभेड़ में ढेर हुए। बाकी 58 अपराधियों में ठाकुर, वैश्य, पिछड़ी, अनुसूचित जाति, जनजाति के अपराधी थे। जिलेवार एनकाउंटर की बात करें तो सबसे ज्यादा 14 एनकाउंटर मेरठ में हुए। इसके बाद मुजफ्फरनगर में 11, सहारनपुर में 9, आजमगढ़ में 7 और शामली में 5 एनकाउंटर हुए। कहा जा सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस के निशाने पर रहा। योगी सरकार में सिर्फ अल्पसंख्यक या ब्राह्मणों पर ही ज्यादा हमले हुए हों, ऐसा नहीं है। दलित वर्ग पर भी बड़ा हमला हुआ है। हाथरस की घटना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जबकि इस घटना का कवरेज करने आ रहे केरल के कई पत्रकारों को पुलिस ने एनएसए के तहत जेल भेज दिया। दलित वर्ग पर हमले का खुलासा SC/ST आयोग खुद करता है। हाल ही में जारी कमीशन की रिपोर्ट बताती है कि राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में आने वाले मामलों में 80% मामले पुलिस की लापरवाही या जाति से जुड़े होते हैं। इसके अलावा 18% मामले राजस्व विभाग से जुड़े और 2% अन्य मामलों में छात्रवृत्ति, पेंशन आदि न मिलने की शिकायतें होती हैं। दलित उत्पीड़न के इन मामलों में अक्सर पुलिस SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज नहीं करती। कई मामलों में तो पीड़ित दलित परिवार के खिलाफ ही दबंगों की ओर से परिचित किसी अनुसूचित जाति या जनजाति की ओर से पुलिस में मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है। कई मामलों में पुलिस प्रताड़ित दलित परिवार की व्यथा ही नहीं सुनती और डांट फटकार कर भगा देती है। बेवकवार.in की रिपोर्ट।